आज का प्रश्न है, रीतिकालीन रचनाओं की मूलभूत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित करें, या रीतिकाल की काव्य प्रवृत्तियों का निरूपण करें, या ऐसा भी हो सकता है कि रीतिकाल की काव्य प्रवृत्तियाँ क्या क्या है उसके बारे में लिखें। यानी कि रीतिकाल से संबंधित काव्य प्रवृत्तियाँ से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे आप इसी का आंसर लिखिएगा। जैसे रीतिकालीन कविताओं के स्वरूप पर प्रकाश डालें, या रीतिकालीन की काव्य प्रवृत्तियाँ, यानी कि रीतिकाल से संबंधित काव्य प्रवृत्तियाँ या काव्य मतलब होता है कविता के स्वरूप या कविता कैसे लिखी जाती थी उसके बारे में लिखिए। तो आप इससे ही आंसर लिखिएगा। पहले जानते हैं रीतिकाल। रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 संवत माना गया है। तो रीतिकाल हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के बाद का कालखंड रीतिकालीन कहलाया। रीतिकाल कविताओं के विकास का प्रमुख आधार काव्य शास्त्रीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रवृत्ति के आधार पर उत्तर मध्य युग को रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की है। शुक्ल जी द्वारा प्रस्तावित रीतिकाल नामकरण को प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है और वही प्रचलित भी हुआ। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का समय 200 वर्ष है। जैसे 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियाँ स्वरूप विशेषता का विवेचन प्रायः 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर किया जाता है। पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीतिसिद्ध काव्य और तीसरा है रीति मुक्त काव्य। इन तीनों मुख्य श्रेणियों के साथ ही एक चौथा श्रेणी है श्रृंगारेतर काव्य। पहला रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य में मुख्यतः शास्त्रीय स्वरूप का उद्घाटन किया जाता है। इसके कारण उसमें विभिन्न काव्य रीतियों का बंधन पाया जाता है। इस काव्य धारा में कवि को अपना भावनाओं के प्रसार के लिए व्यापक भूमि नहीं मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल पर चर्चा करते हुए लिखा है, वाग्धारा बंधी हुई नालियों में प्रभावित होने वाली, जिससे अनुभव में बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिद्ध होकर सामने आ रही है। रीतिबद्ध कविताओं में शास्त्रीयता और श्रृंगारिता का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। इस काव्य प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में दरबारी मानसिकता कार्यरत थी। दरबार में कविता को संगीत और नृत्य की तरह मनोरंजन का साधना समझा जाने लगा। समाज की रुचि का महत्व काव्य प्रवृत्ति की प्रेरणा बन गई। समाज की रुचि श्रृंगार रस से पूर्ण छंद में तथा सामान्य शास्त्रीय जानकारी तक ही सीमित था। इसीलिए रीतिबद्ध काव्य में चमत्कार की प्रमुखता हो गई, जिससे आश्रयदाताओं को चौंकाया जा सका। इस चक्कर के फलस्वरूप रीतिबद्ध काव्य में वैविध्यता, सन्नता, लघुता और श्रृंगारिक उत्तेजना का प्रसार मिलता है। इस काव्य धारा में काव्य शास्त्र विवेचन दूसरा लक्ष्य था। ये संस्कृत के आचार्य की तरह वैदिक विश्लेषण में रुचि नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें तो मात्र रसिक सामंतों को हिंदी भाषा के माध्यम से काव्य शास्त्र का साधारण ज्ञान कराना और रमणीय उदाहरण के द्वारा उनका मनोरंजन कराना था। इसके लिए इस काव्य धारा के कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्र का आधार बनाया। काव्य शास्त्र का लक्षण प्रस्तुत करते समय संस्कृत काव्य शास्त्र का सहारा लेते और उदाहरण प्रस्तुत करते समय
अपनी काव्य प्रतिभा प्रकट करते थे। इस स्थिति में वह न तो पूर्ण रूप से आचार्य ही हो पाए और न ही विशुद्ध कवि, यानी बिना शुद्ध वाला कवि, वे मूलतः कवि शिक्षक कहलाए। इस काव्य धारा के प्रमुख कवि आचार्य केशवदास, मतीराम, भूषण देव, भिखारीदास, पद्माकर आदि थे। इन रीतिबद्ध कवियों ने सामान्य पाठकों के लिए काव्य शास्त्र के सिद्धांत का ज्ञान कराने और सरस उदाहरण के लिए सहृदय रसिकों का मनोरंजन करने के लिए ही काव्य रचना की थी। दूसरा है रीतिसिद्ध काव्य। रीतिसिद्ध काव्य। रीतिसिद्ध काव्य में काव्य शास्त्रीयता इतनी अधिक है कि लगता है कवि रस, अलंकार, ध्वनि, नायक नायिका भेद आदि का उदाहरण काव्य रचना कर रहा हो। आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के अतीत में इस काव्य धारा को मध्य मार्ग का काव्य माना है, क्योंकि इसमें न तो लक्षण उदाहरण की आचार्यवादी परंपरा है, न ही ऋतुमुक्त काव्य की स्वच्छंद भाव वेग है। इस वर्ग में कवि शास्त्रीय काममय कवि माने गए हैं, जो रीति में बंधे भी थे और उससे कुछ स्वच्छंद होकर भी चलते थे। इस काव्य धारा के कवियों ने रीति की सारी परंपरा सिद्ध कर ली थी, अर्थात रचनाएं जिन्होंने रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल ही की है, पर लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत न करके स्वतंत्र रूप में अपना रचनाएं रची है। वास्तव में इस काव्य प्रणाली के कवियों को आचार्य या कवि शिक्षक बनने की अभिलाषा नहीं थी। उन्होंने अपनी काव्य कौशल के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया, जिसमें सहानुभूति की प्रधानता मिलती है, जिसे अलंकृत शैली में प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण रीति काव्य मुक्तक शैली में निर्मित हुआ है, किंतु रीतिसिद्ध काव्य में संस्कृत, प्राकृतिक आदि के मुक्तक परंपरा का सीधा प्रभाव ग्रहण किया है। इस काव्य प्रवृत्ति के कवियों पर विद्यापति, चंडीदास, सूरदास, रहीम, तुलसीदास आदि भाषा कवियों का प्रभाव है। इनके काव्य दृष्टि तत्कालीन समांती परिवेश से ही निर्मित थे, इसीलिए रीतिसिद्ध काव्य पर फारसी काव्य का भी प्रभाव पाया जाता है। रीतिसिद्ध काव्य यद्यपि विलास प्रधान है, फलतः उसमें केंद्र में नारी का रूपाकर्षण प्रमुख है, फिर भी उसका क्षेत्र रीतिबद्ध की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इस काव्य में श्रृंगार के साथ साथ भक्ति, प्रशक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य और प्रकृति का आलंबन उद्दीपन रूपों का भी वर्णन प्राप्त होता है। बिहारी लाल इस काव्य धारा का क्षेत्र कवि है। बिहारी के अतिरिक्त बेनी कवि, वेनी प्रवीण, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृपशंभु, राम सहाय दास, पजनेश का भी उल्लेख इस श्रेणी में मिलता है। तीसरा, रीतिमुक्त काव्य। रीतिमुक्त काव्य या स्वच्छंद धारा के कवि अपने समकालीन रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों से वर्णनीय विषय और वर्णन प्रणाली में भिन्न थे। रीतिमुक्त काव्य में कवि शास्त्रीय चौखट को अस्वीकार करके आत्मानुभूति के आवेग में रचना करते थे। इस काव्य धारा की रचनाओं में वैकृता की प्रधानता थी, जबकि रीतिकाल के अन्य काव्य धारा में निर्व्ययता या तटस्थता के दर्शन होते हैं। इस धारा के कवि सामाजिक या दरबारी मर्यादा में बंधकर रचना करने वाले नहीं हैं। इस काव्य धारा में सभी कवि
प्रेम मार्ग के पार्थिक थे। उनका प्रेम स्थूल जगत में उत्पन्न होने वाला था, किंतु अपना गहनता और व्यापकता में अलौकिक ऊंचाई पर पहुंच जाते थे। जिनका प्रेम एकोमुख और विषम था। रीतिबद्ध कवियों का सहयोग मार्शल और स्थूल था, जबकि रीतिमुक्त कवियों का सहयोग मानसिक है। इस काव्य प्रवृत्ति में मुक्तक और प्रबंध दोनों काव्य रूपों को स्वीकार किया गया है। इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोध, आलम, ठाकुर और दिशदेव, जिसमें घनानंद का स्थान सर्वपल्ली है, जिन्होंने लिखा है अति सुधो सने को मारक है, जहाँ नेकु सायानप बांक नहीं। रीतिमुक्त काव्य में वर्णित प्रेम मार्ग में बौद्धिक चतुरी नहीं है और न ही लुक छिप कर प्रेम चौगान वाली खेल ही है। यहाँ तो प्रेम मार्ग अत्यंत सरल, सीधा और संपन्न प्रधान गुण से संपन्न है। रीतिमुक्त काव्य धारा में कि कवि रीतिमुक्त थे, फिर भी उन्होंने काव्य पर रीति परंपरा का प्रभाव पाया जाता है। एक प्रकार से यह काव्य रीतिबद्ध और काव्य की स्वच्छ वृत्त के कवियों के विद्रोह है। इस काव्य धारा के कवियों ने लोक जीवन की मर्यादा को दिनकीर करके सामान्य एवं वैश्या के प्रेम का वर्णन किया है। रीतिमुक्त काव्यम में नैराग्य का भाव वेक्स है। यहाँ नैराश्य कवि के जीवन में संवेदना और आत्मीयता की कमी से उपजाया है। संवेदना और आत्मीयता का सहानुभूति काव्य भाषा के रूढ़ संस्कार से मुक्त कराया है। रीतिमुक्त कवियों की वेदना और आत्मीयता संघर्ष की व्यंजना हुई है। इसीलिए रीतिबद्ध काव्य की कृत्रिमता से अलग रीतिमुक्त काव्य में जीवन प्रक्रिया का बोध मिलता है। सिंगारतेर काव्य इसकी रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियों का एक विशेषता यह भी है, जिसमें रीतिकाल में लक्ष्य परंपरा से मुक्त होकर बहुत से काव्य ग्रंथ लिखे गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के अन्य कवि के अत्यंत स्वच्छ काव्यधारा के कवियों के साथ ही उन कवियों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल और प्रवृत्तियों का विस्तार इस काल में किया है। शुक्ल जी ने इन काव्यों की सरसता की कमी लक्षित की है, किंतु फिर भी रीतिकालीन साहित्य में इनका एक विशेष स्थान है। सिंगारतेर काव्यधारा के कवियों में अनेक काव्य विषयों पर स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की है, जिसमें कुछ प्रबंध, कुछ मुक्तक और कुछ वीर तथा भक्ति काव्य है। वीर काव्य की कवि के रूप में मान कवि का विशिष्ट स्थान है। सुदन, प्रभाकर, जोधराज आदि कवि भी इस काव्यधारा में अपना रचना के माध्यम से पुष्टि करते हैं। आदिकालीन वीरगाथा की रचना प्रायः चारणों और भाटों ने की थी, अतः उसमें अत्युक्तिपूर्ण चाटुकारिता की प्रमुखता है। जबकि रीतिकाल के वीर काव्यकर्ता मूलतः कवि थे, उन्होंने साहित्य रचना करते समय राष्ट्रहित की प्रमुखता दी है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने जीवन की उत्तरार्ध में ही भक्ति काव्य की रचना की है। इन कवियों में उनकी दैत्य और अभाव झलकता है। उनके लिए भक्ति सांसारिकता से उभरकर पलायन का एक रास्ता है। रीतिकालीन काव्य की भाषा शिल्प रीतिकालीन की काव्य भाषा मुख्य रूप से ब्रजभाषा थी। ब्रजभाषा उस समय मध्य प्रदेश की भाषा थी, जो भारत के हृदय स्थल था। कुछ कवियों ने अवधी को ही
अपनाया। भाषा में लक्षणीयता का प्रयोग रीतिकालीन काव्य भाषा की एक प्रमुख विशेषता है। रीति कवियों ने अपने काव्य की विलंबता और चित्रमता से भी सजाया है। यद्यपि इस क्षेत्र में भी घनानंद सबसे आगे है। रीति कवियों में फारसी के शब्द में बाजी के अनुकूल ढाल कर ही ग्रहण किया है। रीतिकाल में मुहावरों और लोककृतियों के व्यंजन प्रयोग द्वारा भाषा के प्रभाव और जीवंतता का संचार किया है। भाषा की सरलता और सरलता जैसा विकास रीतिकाल की भाषा में दिखाता है, वह अपने आप में विशिष्ट है। ये थे हमारा रीतिकाल से संबंधित रीतिकालीन रचनाओं की मूलभूत विशेषता पर प्रकाश डाले। ये आपको रांची यूनिवर्सिटी में बीए सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर का प्रश्न है। कोर 3 में आपको यह पूछ सकता है कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता या रीतिकालीन काव्य की क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में यह पूछ सकता है।